नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान का अपवाह तंत्र। और इस अपवाह तंत्र में आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, यानी बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली जो नदियाँ हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो आप अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे। और इसमें ट्रिक से मैंने समझाने का प्रयास किया और आसान ट्रिक है। आप इस ट्रिक को एक बार पढ़ोगे तो आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले संपूर्ण जो नदियां हैं वो आपकी याद हो जाएगी। तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और इस टॉपिक के माध्यम से आपको राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में बताएंगे। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले तो ये आता है कि अपवाह तंत्र किसको कहते हैं। जो अपवाह तंत्र है वो किसे कहा जाता है। और एक तरफ हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, और अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान के अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित करती है। तो वो दो भाग कौन कौन से हैं, जिसमें अरावली का एक पश्चिमी छोर ये भाग और इस पश्चिम से निकलने वाली जो संपूर्ण नदियां हैं वो अरब सागर में अपना जल लेकर के जाती हैं। और एक वो नदियां जो अरावली से के पूर्व से होती हुई प्रवाहित होती है, गुजरती है, वो सभी नदियां अपना संपूर्ण जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। तो आज हम इन्हीं नदियों के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, एक ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से राजस्थान में अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया है। और एक तीसरा आता है अंतः प्रवाह की नदियाँ, यानी वे नदियाँ जो न तो किसी सागर में, किसी महासागर में नहीं गिरती है, बल्कि वो आंतरिक भाग में ही लुप्त हो जाती है, वो होती है अंतः प्रवाह की नदियाँ। तो अपवाह तंत्र किसको कहते हैं ये समझने का प्रयास करते हैं। यह किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है, इसको अपवाह तंत्र कहा जाता है। यानी यहाँ किसी नदी के माध्यम से और उस नदी की जो सहायक नदियाँ होती है, यानी जो एक मुख्य नदी होती है और उसके साथ में जो मिलने वाली जो नदी होती है वो उसको बोलते हैं सहायक नदी। तो वो जो धाराएं होती है और जल का जो प्रवाह होता है उस विशेष व्यवस्थित रूप से उसको अपवाह तंत्र कहा जाता है। ये एक तरह का जाल तंत्र या फिर नेटवर्क या जाल तंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी नदियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। यानी जो मुख्य, जैसे इस तरह से मुख्य, ये मान लेती है उदाहरण के तौर पर, ये मैंने चंबल नदी यहाँ पर दर्शाया है और ये चंबल नदी जैसे यहाँ से गुजरती है तो उसकी ये बनास नदी है, उसके बाद में काली सिंध नदी है, परवन नदी है या फिर पार्वती नदी है। ये जो नदियां हैं ये अपना नेटवर्क बनाती है, यानी सभी नदियां हैं वो चंबल में आकर के मिलती है, इनकी सहायक नदियां हैं। तो एक जाल तंत्र या नेटवर्क का निर्माण करती है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती है, यानी एक दिशा में ये प्रवाहित होती है सभी नदियां। और ये सभी नदियां चंबल की सहायक है। और चंबल नदी है वो अपना संपूर्ण जल है वो उत्तर प्रदेश में जो यमुना नदी है वहाँ पर लेकर के जाती है और यमुना में इटावा में मिल जाती है। तो यमुना में अपना संपूर्ण जल है वो यहाँ पर लेकर के आ जाती है। तो उसे बोलते हैं कि प्रवाह का मार्ग होता है, उसको अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो राजस्थान की जो नदियां हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया है।
उसमें एक नंबर है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरा है अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ, और तीसरा है आंतरिक अपवाह प्रणाली वाली नदियाँ। तो यानी ये जो अरावली डायग्राम में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, ये अरावली पर्वतमाला है ये, और इस अरावली के पश्चिम का जो भाग है ये पश्चिमी हिस्सा है। यहाँ से जो नदी निकलती है वो सभी नदियाँ इस अरब सागर में जाती हैं अपना संपूर्ण जल, और जो पूर्व की ओर जो नदियाँ प्रवाहित होती है वो सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर के जाती है। कुछ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ होती है जो अपना जल है वो किसी सागर या महासागर में नहीं लेके जाती है, जैसे घग्गर नदी है। इस यहाँ पर वो अन्य मुख्य छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो नदियाँ हैं जो किसी सागर या महासागर में जल है वो नहीं लेके जाती, तो उसे आंतरिक अपवाह प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में जो जल लेकर के जाने वाले जो मुख्य नदियाँ हैं उसको मैंने ट्रिक से समझाने का प्रयास किया है। तो वो हमारी ट्रिक रहेगी कि बंगाली पर्वत के बने काले पीले बाण बेच गया। यानी एक ट्रिक है कि बंगाली पर्वत के बने काले पीले बाण को बेच गया। बस इतना ही याद करना है, और ये एक लाइन याद कर लेंगे हमेशा के लिए। आप एग्जाम में जब बैठो तो ये इस लाइन के माध्यम से आपको सब याद रह जाएगी, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसमें आपको एक है काली सिंध नदी दे दी, दूसरी लूणी नदी दे दी, माही नदी दे दी, और पश्चिम बनास नदी या फिर साबरमती नदी है वो दे दी। तो ये इस तरह की 4 नदियां दे दी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी गिरी। तो बंगाल की खाड़ी में एक पढ़ना है कि पर्वत के बने काले पीले, तो काले जो नाम है तो यहाँ पर आप काले से नाम आ जाए कि काली सिंध नदी है, तो इसमें आंसर होगा हमारा काली सिंध नदी। तो हम इस लाइन के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। और ये वीडियो है मैंने सीईटी वाले एग्जाम देने वाले पटवारी ग्राम सेवक जो ज्योग्राफी से चैप्टर इनका लगता है अपवाह तंत्र का, फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो या रीट के एग्जाम वाले सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो इसमें है कि बंगाली पर्वत के बने काले पीले बाणे बेच गया। तो देखिए मैं समझाऊंगा आपको। बंगाली से है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो आपको याद रहेगा कि हाँ बंगाल की खाड़ी बंगाली है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बता रहे हैं। पर्वत आता है तो उस पर्वत से आता है पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी के बारे में। बने बनास नदी, काले से काली सिंध नदी, पीले से परवन नदी, बाण से बाणगंगा नदी, बे से बेड़च नदी, यानी बेच में है 2 नदियां हैं, बे का बेड़च और च का चंबल नदी। गया से आता है गंभीरी नदी। तो इसके माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये मैंने मुख्य नदियां जो बड़ी जो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं जो अपना संपूर्ण जल लेके जाती है, तो इसमें पार्वती नदी है, बनास नदी है, काली सिंध नदी है, परवन नदी है, बाणगंगा नदी है, बेड़च नदी है, चंबल नदी है और गंभीरी नदी है। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया है। ये सभी नदियाँ और वो सभी नदियाँ आपको याद रहने का एकमात्र आपके पास में ट्रिक है, वह पर्वत के बने काले पीले बाण बेच गया। बस इतना ही याद रखना। 2 बार 3 बार पढ़ोगे याद रह जाए कि बंगाली पर्वत के बने काले पीले बाण बेच गया, बंगाली पर्वत के बने काले पीले बाण को बेच गया। बस इतने में याद हो जाएगी। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे मुख्य नदी चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से बहती हुई इस तरह से फिर यूपी में जाती है और यूपी के बाद में क्या हो जाती है, इटावा के पास में यमुना में मिल जाती है यहाँ पर आकर के। और इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। तो विस्तार से हम पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण ये नदी है वो चंबल नदी है।
यानी राजस्थान की सबसे मुख्य जो नदी है, जो अपना संपूर्ण जल अपने मुख्य नदी का भी और उनकी जो सहायक नदी है उनका जल है, वो संपूर्ण जल है बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। तो ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। चंबल नदी की लंबाई की अगर बात करें तो वो है 1051 किलोमीटर, यानी 1051 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश के महू की जनापाव पहाड़ियों से लेकर के इटावा तक इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर या 375 किलोमीटर, यानी 322 से लेकर के 375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वो राजस्थान में है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक चित्तौड़गढ़ तक, ठीक है। तो 322 किलोमीटर या 375 किलोमीटर के मध्य इसकी लंबाई रहती है। और चंबल नदी है वो सदा प्रवाहिनी नदी के नाम से जानी जाती है। सदा प्रवाहिनी यानी हमेशा अपना जल, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे शुष्क ऋतु हो, चाहे शीत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु, कोई सी भी ऋतु हो, ये हमेशा अपना जल है प्रवाहित करती है, इसलिए इसे सदा प्रवाहित नदी के नाम से जाना जाता है। यह है मध्य प्रदेश यानी एमपी, जो मध्य प्रदेश राज्य है में महू के निकट, महू स्थान के निकट जनापाव की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ, ये जनापाव की पहाड़ियाँ हैं से निकलकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में बहती है। यानी ये जो मध्य प्रदेश का महू स्थान है और वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, जनापाव की पहाड़ियाँ, और इस जनापाव की पहाड़ियों से है चंबल नदी निकलती है और निकल करके राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी भाग में ये प्रवेश करती है, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में। तो दक्षिणी पूर्वी भाग में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के इटावा स्थान है, वहाँ पर यमुना, ये जो ऊपर आपको नदी दर्शाई है, ये जो नदी है वो यमुना नदी है और इस यमुना नदी में मिल जाती है। तो याद रखना, यानी उत्तर प्रदेश में मिलती है यमुना नदी से चंबल नदी है वो। चंबल नदी को प्राचीन समय में कामधेनु या फिर च्रमवती नदी के नाम से जाना जाता था। यानी कामधेनु के नाम से या च्रमवती उपनाम है इसका। प्राचीन समय में चंबल नहीं कहा जाता था, इसको कामधेनु के नाम से या च्रमवती के नाम से जाना जाता था। आप कमेंट में जरूर बताओगे कि प्राचीन समय में कामधेनु च्रमवती के नाम से जाना जाता था, तो चंबल नाम किस आधार पर इसका पड़ा था, जो नदी का नाम पड़ा था चंबल नदी, किस आधार पर पड़ा था और क्यों पड़ा था, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओगे, ठीक है। चंबल नदी गहरी घाटी में बहुत तीव्रता से बहने के कारण इसे वाटर सफारी भी कहा जाता है। यानी बहुत तीव्र गति से बहती है और गहरी घाटी से होकर संकरी घाटी से होकर के गुजरती है। तो संकरी घाटी से जब गुजरती है और पीछे का जल है वो फ्रेशर होता है, तो वो तीव्र गति से आगे बढ़ता है जल। तो तीव्र गति से जब आगे बढ़ता है और वो जल बढ़ता है कोटा और बूंदी में, इन क्षेत्रों में आगे बढ़ता है, तो इसको वहाँ कहते हैं वाटर सफारी, तीव्र गति, वाटर सफारी के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि चंबल नदी बूंदी जिले में, कौन से जिले में, बूंदी जिले में केशवरायपाटन के नज़दीक सर्वाधिक गहरी है। यानी जो गहरी घाटी से होकर गुजरती है वो बूंदी, कोटा और बूंदी ये स्थान आता है, और यहाँ पर सबसे गहरी घाटी से होकर के गुजरती है। यानी वी आकार की घाटी हो सकती है जो संकरी होती है, और इससे जब जल निकलता है तो वो एक गहरी घाटी से होकर गुजरती है, तो वो जल तीव्र गति से होता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामित एकमात्र राजस्थान की नदी है वो है चंबल नदी। यानी विश्व धरोहर सूची में जो सम्मिलित जो नदी है उसका नाम है चंबल नदी। याद रखना, एकमात्र नामित जो नदी है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल की गई है वो चंबल नदी है। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक कंदराओं या गुफाओं वाली नदी है। यानी जब ये नदी इस तरह से बहती है तो उसमें
इस तरह से वितरिकाओं से जल है इसमें प्रवेश करता है, तो ये वितरिकाएं आती है तो गर्त बन जाते हैं, और गर्त बन जाते हैं या गुफाएं या कंदराएं के रूप में हो जाती है। ये ऊपर उठा हुआ भाग जो मध्य भाग है, ये कंदराओं से गुजरने वाली नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जहाँ से वितरिकाएं आती है तो वो भाग गहरा हो जाता है, और दो वितरिकाओं के मध्य का जो भाग है वो ऊपर उठ जाता है, तो वो कंदराएं होती है, तो उस कंदराएं या गुफाओं से यह नदी है को गुजरने वाली कही जाती है। चम्बल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, यानी मुख्य है वो 6 जिलों से होकर के गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इन जिलों से होकर के ये नदी गुजरती है, यानी चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों से होकर के गुजरने वाली नदी है। आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, चम्बल नदी किस जिले में सर्वाधिक लंबाई में बहती है? चम्बल नदी किस जिले में सर्वाधिक लंबाई में बहती है? तो ये आप मुझे आंसर इसका कमेंट में जरूर बताओगे कि चम्बल नदी किस जिले में सर्वाधिक बहती है, ठीक है, और कितने किलोमीटर वो भी मुझे बताओगे। राजस्थान में चम्बल नदी का प्रवेश होता है वो 84गढ़, जो चित्तौड़गढ़ के समीप है। 84गढ़ यहाँ जब प्रवेश करती है राजस्थान में, और राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो ये 84गढ़ स्थान है चित्तौड़गढ़ जिले का, तो यहाँ से प्रवेश करती है। और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील से होता है। जो लास्ट एंडिंग जो मध्य प्रदेश का ये जो स्थान है वो है भानपुरा तहसील, जो मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से निकलती है और 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। यहाँ पर इसी स्थान 84गढ़ से आगे बढ़ने पर चम्बल नदी भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में बामनी नदी के साथ मिलकर 18 मीटर ऊंचे चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है, जो चम्बल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो आता है चूलिया जलप्रपात, और 18 मीटर ऊंचाई में है। प्रपात किस तरह से बनते हैं? जब कोई उच्च क्षेत्र से, इस तरह से ये कोई उच्च क्षेत्र है, और यहाँ से जब नदी आती है, और नदी आती हुई यहाँ से जब नीचे उतरती है, तो वो एक झरने के रूप में इस तरह से जल है वो नीचे उतरता है झरना की तरह, तो उसे बोलते हैं जलप्रपात। इस तरह से नीचे उतरता है, यानी जैसे बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, उसका जल नीचे गिर रहा है, ठीक है, यानी खड़ी ढाल है, और खड़ी ढाल होने की वजह से वहाँ से जल नीचे गिरता है, तो उसे बोलते हैं प्रपात। तो चूलिया जलप्रपात है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर की ऊंचाई है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। जब बामनी नदी उसके साथ मिलती है तो दोनों नदियां बना करके चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि चम्बल नदी है वो चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में प्रवेश करने के बाद, यानी चित्तौड़गढ़ का जो रावत भाटा स्थान है वहां पर प्रवेश करने के बाद राणा प्रताप सागर बांध का क्या करती है? निर्माण करती है। यानी चित्तौड़गढ़ में जो रावत भाटा में प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक बांध का निर्माण करती है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। तो राजस्थान में ये सबसे प्रमुख बांध है राणा प्रताप सागर बांध, और विस्तार से हम आगे चर्चा भी करेंगे बांध के बारे में, आपको बताएंगे। तो चित्तौड़गढ़ में है, रावत भाटा में जब प्रवेश करता है तो चम्बल नदी है वो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करती है। कोटा जिले में इस नदी पर जवाहर सागर बांध, कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध का निर्माण करती है। जब कोटा जिले में यहाँ आ जाते हैं चम्बल नदी, और कोटा जिले में आने के बाद में यहाँ पर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया जाता है। और कोटा जिले में ही कोटा बैराज सिंचाई बांध, जो कोटा बैराज के नाम से जो बांध है वो भी बनाया गया, तो वो यहाँ आ गया है, ये कोटा जिले में है, जिसे कोटा बैराज के नाम से प्रसिद्ध है, जो सिंचाई के लिए उत्तम है। जो वहाँ से जल, कोटा जिले में सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई के लिए जल
उपलब्ध करवाया जाता है। कोटा जिले के नोरेरा गांव में चम्बल नदी में काली सिंध नदी आकर के मिल जाती है। तो काली सिंध जो नदी है वो ये है कोटा जिले में, और कोटा जिले में यहाँ पर है काली सिंध नदी है वो मिलती, ये नदी है वो काली सिंध नदी है। और ये काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से आती है, और मध्य प्रदेश के बाद में ये नरोरा स्थान पर कोटा जिले में चम्बल में मिल जाती है। सवाई माधोपुर के पालिया गांव, यानी सवाई माधोपुर का गांव है पालिया गांव में इस नदी में यानी चम्बल नदी में पार्वती नदी आकर मिलती है। ये आप देख रहे हैं ये पार्वती नदी है, और ये पार्वती नदी है वो सवाई माधोपुर में यहाँ पर आकर के चम्बल नदी में मिल जाती है। तो सवाई माधोपुर के पालिया गांव में ये नदी है वो चम्बल नदी में मिल जाती है, जिसका नाम है पार्वती नदी। तो चम्बल नदी की दो सहायक नदी है, काली सिंध और पार्वती, ये दोनों के बारे में पढ़ा। काली सिंध है वो नोरेरा गांव में चम्बल में मिल जाती है, और पार्वती नदी है सवाई माधोपुर के पालिया गांव में मिल जाती है। धौलपुर से बाहर निकलकर यह नदी मुरादगंज इटावा यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। यानी राजस्थान से बाहर निकल करके मुरादगंज इटावा यूपी उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वहाँ पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। आगे नेक्स्ट चलते हैं नदी के बारे में। तो हम पढ़ेंगे कि चम्बल नदी पर बांध कौन कौन से बांध बनाए गए हैं और किस तरह से बांध का निर्माण हुआ है, तो वो पढ़ेंगे हम। तो हम यहाँ पर चम्बल नदी है ये मध्य प्रदेश से राजस्थान, यहाँ पर एक बांध का निर्माण किया गया है, और ये बांध है जिसे है गांधी सागर बांध, ये है राणा प्रताप सागर बांध, ये है जवाहर सागर बांध, और ये है कोटा बैराज के नाम से। तो 4 बांध का निर्माण है वो किया गया है अलग अलग। इस 4 बांध में 3 मध्य प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश में जो गांधी बजाज सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये तीनों के तीनों राजस्थान में स्थित है, और ये एक मध्य प्रदेश में मौजूद है। तो देखते हैं चम्बल नदी पर सबसे बड़ा बांध गांधी बजाज सागर बांध है। यानी गांधी सागर जो बांध है वो चम्बल नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। जो आपको बताया था ये मंदसौर जिला जो राजस्थान की सीमा पर स्थित है, तो वहाँ पर इस बांध का निर्माण है वो किया गया है। इसकी ऊंचाई है वो 62.17 मीटर ऊंचाई पर ये बांध बनाया गया है। ये एशिया का पहला मानव निर्मित बांध है, यानी कृत्रिम बांध भी कह सकते हैं, मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा निर्माण किया गया है, तो वो मानव निर्मित है। और अन्य है वो प्राकृतिक है, यानी प्रकृति प्रदत्त जो है वो बांध बनाए गए हैं। तो मानव निर्मित बांध है एशिया का पहला, यानी एशिया का पहला जो मानव निर्मित बांध है वो कौन सा है? गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध की आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को रखी थी। यानी जो इस गांधी सागर बांध की जो नींव रखी गई थी वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, और वो रखी थी 7 मार्च 1954 को, और 1960 में बन करके ये क्या हुआ था? तैयार हो गया था। यानी 6 वर्ष का समय लगा था, और 6 वर्ष में बन करके ये तैयार हो गया था। और इस बांध में कुल 19 गेट हैं, यानी जो दरवाजे हैं, गेट है जो खोले जाते हैं, वो 19 गेट बनाए गए हैं गांधी बजाज सागर बांध। आगे नेक्स्ट चलते हैं तो आप पढ़ेंगे कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है। यानी कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर। राजस्थान की बात कर रहा हूँ। चम्बल नदी का सबसे बड़ा बांध है वो गांधी बजाज सागर बांध है,
परंतु राजस्थान के अगर सबसे बड़े बांध की बात करें तो राणा प्रताप सागरे बांध है, चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में स्थित है। यानी प्रताप सागर जो बांध है चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा में मौजूद है राणा प्रताप सागर बांध। कोटा जिले में जवाहर सागर बांध बनाया गया है। ये कोटा जिला है और इस कोटा जिले में जवाहर सागर बांध आप देख रहे हैं। ये कोटा जिला और इस कोटा जिला में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। कोटा शहर में ही इस नदी पर कोटा बैराज बांध बनाया गया है। यानी कोटा शहर में ही कोटा बैराज के नाम से प्रसिद्ध है और कोटा बैराज में कुल 13 गेट हैं जो सिंचाई के लिए बनाया गया कोटा बैराज है, तो इसमें 13 गेट है। ये दोनों बांध कोटा में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में है और गांधी विद्या सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में मौजूद है। तो 4 बांध है चंबल नदी पर। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चंबल की सहायक नदियों के बारे में। जो चंबल की मुख्य जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उन सहायक नदियों में हम पढ़ेंगे तो उसमें मुख्य पहली नदी आती है पार्वती नदी। सहायक नदियों में मुख्य नदी पार्वती नदी, और पार्वती नदी आपको डायग्राम में देखोगे तो ये पार्वती नदी है। इस तरह से ये प्रवेश करती है राजस्थान में और उसके बाद में यहाँ पर आकर के सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम वो होता है जहाँ से नदी का बहाव होता है, यानी सबसे पहले जहाँ से पनपती है नदी वो होता है उसका उद्गम स्थान। जहाँ से चलती है या निकलती है उसको उद्गम स्थान के नाम से जाना जाता है। तो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश के, यानी जो मध्य प्रदेश के सीहोर से होता है, यानी मध्य प्रदेश के सीहोर स्थान है यहाँ पर, तो इस सीहोर से ही उद्गम होता है। और राजस्थान में प्रवेश करियाहाट के पास से होता है बारां जिले में। जो बारां जिला है यहाँ पर, ये बारां जिला है तो यहाँ से है वो इसका प्रवेश है वो होता है बारां जिले में, जिसका नाम है करियाहाट के पास। तो बारां जिले में पार्वती नदी का प्रवेश होता है और बारां से होती हुई कोटा से सवाई माधोपुर पाली में चंबल नदी में मिल जाती है। यानी ये मध्य प्रदेश के बाद में बारां में प्रवेश करती है, उसके बाद में कोटा, फिर सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में ये पाली में आकर के मिल जाती है, चंबल से मिल जाती है। इसके प्रवाह की बात करें तो इसका प्रवाह है वो बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, इन 3 जिलों में इसका प्रवाह होता है। इसकी लंबाई राजस्थान में अगर बात करें तो वो 65 किलोमीटर इसकी पार्वती नदी की लंबाई, कुल लंबाई रहती है 65 किलोमीटर। हम नेक्स्ट चलते हैं, तो 2 नंबर जो नदी आती है वो है काली सिंध नदी। ये देखो काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी हम पढ़ेंगे और काली सिंध नदी भी मध्य प्रदेश से ही आती है। ये आप देख रहे हैं काली सिंध नदी के बारे में मैं अभी बता दूं, ये रही काली सिंध नदी। और काली सिंध नदी यहाँ से मध्य राजस्थान में यहाँ पर आकर के कोटा में चंबल में मिल जाती है। उद्गम कहाँ से होता है? बागली गांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश। यानी बागली गांव है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और जो बागली गांव है किस जिले में है? वो है देवास जिला, जो कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश है, एमपी में। राजस्थान में प्रवेश करती है रायपुर बिंदा, झालावाड़ में प्रवेश करती है। यानी जब प्रवेश करती है तो झालावाड़ के रायपुर बिंदा से प्रवेश करती है, जिसका नाम है काली सिंध नदी। प्रवाह है वो झालावाड़, बारां और कोटा, इन 3 जिलों में काली सिंध नदी प्रवाहित होती है। झालावाड़, बारां और कोटा जिले में, इन 3 जिलों में इसका प्रवाह वो होता है। और इन 3 जिलों के बाद में इसका जो समापन होता है, जो चंबल नदी में मिलती है, वो होता है नोनेरा कोटा स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ है नोनेरा कोटा में,
तो यहाँ पर चंबल नदी में मिल जाती है। और इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरिश्चंद्र बांध, जो इसी नदी पर बना है, जिसका नाम है काली सिंध नदी। तो हरिश्चंद्र बांध है वो काली सिंध नदी पर है। इसकी कुल लंबाई 278 किलोमीटर में है, यानी काली सिंध की 278 किलोमीटर कुल लंबाई है, और राजस्थान में 145 किलोमीटर की लंबाई है। तो इसकी कुल लंबाई 278 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो 145 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। आगे नेक्स्ट चलते हैं तो वो आता है बनास नदी, वन की आशा के नाम से जाना जाने वाली नदी। ये देखो ये नदी आती है, बनास नदी है, आप देख रहे हैं ये बनास नदी है, और ये यहाँ पर आकर के चंबल में मिलती है ये नदी, इस तरह से। ये चंबल में मिल जाती है। तो बनास नदी इसे वन की आशा या वर्णाशा वशिष्टि भी कहा जाता है, यानी इस नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है या वर्णाशा के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम जो होता है वो खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियाँ जो राजसमंद है वहाँ से इसका उद्गम होता है बनास नदी का। प्रवाह की बात करें तो राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इन जिलों से ये बहती है, और बहने के बाद में ये चंबल नदी में मिल जाती है। समापन रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में इसका समापन हो जाता है। सीप नदी, बनास व चंबल, ये तीनों नदियां त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर में बनाती है। ये आ रही है ना सीप नदी, ये रही, ये सीप नदी है, ये सॉरी ये नहीं, ये रही इस तरफ, ये सीप नदी, और सीप, चंबल और बनास नदी, ये तीनों नदियां आकर के क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। इन तीन नदियों का समूह संगम यहाँ पर बनता है सवाई माधोपुर में। सीप, बनास और चंबल तीनों का संगम स्थल जिसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम, ये त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। राजसमंद में बहने के पश्चात यह नदी चित्तौड़गढ़ में बहती हुई भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के बिगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। भीलवाड़ा का मांडलगढ़ है, वहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है सीप, बनास और चंबल नदी। बनास नदी टोंक जिले में सर्पाकार के रूप में बहती है। टोंक जिले, ये देखो सर्पिलाकार आकृति में आती है इस तरह से, और आकर के इस तरह से बहती है। बनास नदी टोंक जिले में बिसलपुर बांध व सवाई माधोपुर में इसरदा बांध स्थित है, यानी सवाई माधोपुर में है, बनास नदी पर इसरदा बांध है, और टोंक जिले में बिसलपुर बांध है। दो बांधों का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिसलपुर बांध किस नदी पर है और कहाँ है, तो टोंक जिले में है, और कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर है। इसरदा बांध बनास नदी पर है, सवाई माधोपुर में है। इस नदी की कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, यानी पूर्ण रूप से किसी राज्य अन्य में नहीं जाती है, कि वो राजस्थान में बहती है, और पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो वो बनास नदी है। वन की आशा के नाम से जाने जाने वाली नदी है, जिसे बनास नदी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी की अगर बात करें तो ये आती है बाणगंगा नदी, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये रही बाणगंगा नदी, और ये प्रत्यक्ष रूप से यमुना नदी में मिलती है। जैसे चंबल है यमुना नदी में अपना जल लेकर जाती है, इसी तरह से बाणगंगा नदी भी अपना संपूर्ण जल है चंबल नदी में लेके जाती है। उद्गम जो होता है वो बेराट विराटनगर के दक्षिण में मेड़गांव की पहाड़ियों से होता है, यानी बेराट जयपुर में जो सभ्यता है बाणगंगा, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है मेड़गांव की पहाड़ियों से। भरतपुर के घना राष्ट्रीय उद्यान में से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद के पास यमुना में मिल जाती है। यहाँ पर आकर के यमुना नदी मिलती है फतेहाबाद,
तो फतेहाबाद में यहाँ पर यमुना में मिल जाती है, और इसमें भरतपुर में आती है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है घाना राष्ट्रीय उद्यान, वो मौजूद है। प्रवाह है वो जयपुर, दौसा और भरतपुर, इन 3 जिलों में इसका प्रवाह होता है। जयपुर, दौसा और भरतपुर, इन 3 जिलों में इसका प्रवाह रहता है। इस नदी पर रामगढ़ बांध बना हुआ है, यानी कौन सा बांध है? बाणगंगा नदी पर है रामगढ़ बांध, और इसका निर्माण 1903 में राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। यानी रामगढ़ बांध का निर्माण है वो बाणगंगा नदी पर है। निर्माण किसने करवाया था? 1903 में। किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। याद रह जाएगा, राम सिंह द्वितीय ने 1903 में रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया था, जो कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर है। 1982 में रामगढ़ बांध में एशियाई खेलों की नौकायन प्रतियोगिता संपन्न की गई थी। कब की गई थी? 1982 में रामगढ़ बांध में एशियाई खेलों में नौकायन, यानी जो नाव नौकायन प्रतियोगिता है वो संपन्न करवाई गई थी बाणगंगा नदी में, जो बांध बनाया गया रामगढ़ राम सिंह द्वितीय के द्वारा। 1903 में बनाया था। ये एशियाई खेल हुए थे 1982 में। इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है, यानी इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 380 किलोमीटर है। इसे अर्जुन की गंगा या ताला नदी भी कहा जाता है, यानी बंद नदी है। इसे अर्जुन की नदी या गंगा, अर्जुन की गंगा या ताला नदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीईटी में। सीईटी के एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन होते हैं ये कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वो है बाणगंगा नदी को। ताला नदी किस नदी को कहा जाता है? तो वो बाणगंगा नदी को है। इसे रुडिता नदी भी कहते हैं, यानी बाणगंगा या अर्जुन की गंगा के नाम से तो जाना जाता है, पर तो उसे रुडिता नदी भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता बेराट सभ्यता विकसित हुई थी। तो बेराट सभ्यता जयपुर में है। तो बेराट सभ्यता कौन सी नदी पर विकसित हुई थी? वो हुई थी बाणगंगा नदी पर। यह राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना नदी में लेके जाती है। तो पहली नदी कौन सी है? चंबल नदी है, जो अपना संपूर्ण जल लेके जाती है यमुना में, और दूसरी नदी है बाणगंगा नदी, जो अपना संपूर्ण जल है यमुना में लेके के जाती है। गंभीर मैनपुरी स्थान पर यमुना में मिल जाती है, यानी गंभीर मैनपुरी स्थान है वहाँ पर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ यमुना में मिल जाती है। तो ये थी बाणगंगा नदी। अब हम चलते हैं बेड़च नदी की ओर। तो बेड़च नदी है, और बेड़च नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। और आहार सभ्यता है वो इसी के किनारे विकसित हुई थी। आहार सभ्यता बेड़च नदी के किनारे ही विकसित हुई थी उदयपुर में। ये है बेड़च नदी, आप देख रहे हैं कि डायग्राम, ये रही बेड़च नदी, ये रही, ये आप देख रहे हैं बेड़च नदी। तो ये बेड़च नदी है उदयपुर से, और इसके किनारे है वो आहार सभ्यता उदयपुर में है, तो ये विकसित हुई थी। उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में। जो गोगुंदा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है, यहाँ से गोगुंदा की पहाड़ियों से। उद्गम स्थल से लेकर उदय सागर झील तक इसका नाम आहड़ है, यानी उदय सागर झील उदयपुर में, और उद्गम स्थल जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ वहाँ से लेकर, गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर के उदय सागर जो झील है वहाँ तक इसका नाम है वो आहड़ के नाम से जाना जाता है। और उदय सागर झील के पश्चात इस नदी का नाम है वो बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। यानी उदय सागर झील के बाद में ये जब बनास नदी मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च नदी कहा जाता है। इसका समापन बिगोद भीलवाड़ा के पास बनास नदी में होता है, यानी बनास नदी में ये नदी मिल जाती है। ये देखो हमने अभी अध्ययन किया था, ये बनास नदी है, ये बनास नदी है, और यहाँ पर आकर के बेड़च या आहड़ जो नदी है वो इसमें बनास नदी में मिल जाती है। ये भी त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास, बेड़च और मेनाल। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में है वो त्रिवेणी संगम बनाती है। मेनाल नदी, बेड़च नदी और बनास नदी, ये तीनों जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर आकर के अपना त्रिवेणी संगम है वो बनाती है भीलवाड़ा जिले में।
इसकी लंबाई की बात करें तो 190 किलोमीटर राजस्थान में ये पूर्णतः बहने वाली नदी है बेड़च नदी। चित्तौड़गढ़ में बेड़च से गंभीरी नदी मिलती है। चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी से है वो क्या मिल जाती है, गंभीरी नदी आकर के मिल जाती है। ये रही गंभीरी नदी में अभी ये है गंभीरी नदी, ये रही गंभीरी नदी। यहाँ से ये गंभीरी नदी है वो मिलती है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ इसी नदी के किनारे स्थित है, यानी चित्तौड़गढ़ जो बसा हुआ है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव के निकट इस नदी पर गोशुड़ा बांध बना हुआ है, यानी गोशुड़ा बांध है वो अप्पावास गांव के निकट चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है, जो बेड़च नदी के किनारे मौजूद है। तो ये सहायक नदियां हमने 4-5 सहायक नदियां के बारे में पढ़ा है। तो सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पूर्णतः पसंद आया होगा। सभी विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, इसमें मुख्यतः क्वेश्चन आपके आएंगे ज्योग्राफी से, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लोगे, नोटबुक के माध्यम से आप उसको नोट कर लोगे और 2-3 बार इसको रिवीजन करोगे तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। और ट्रिक से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। मुख्यतः जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो आज के लिए इतना ही।